नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, या यूं कहें कि बस अब किसी भी वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि अब कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। तो मामला देखिए किस तरीके से, हालांकि चुनाव पहले ही हो जाते, लेकिन किस तरीके से मामला कोर्ट पहुंचा आरक्षण को लेकर के, और बड़ी बात किस तरीके से फिर एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, उसने रिपोर्ट सौंपी 350 पेज की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो कुल मिलाकर के बस अब एक ब्रेकिंग न्यूज का बहुत जल्दी इंतजार है, या यूं कहें कि नोटिफिकेशन का। लेकिन औपचारिक ऐलान के साथ ही, लेकिन अगर बात करें हरी झंडी मिलने के साथ ही तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में किस तरीके से जुट गए, या यूं कहें कि चुनावी बिसात भी बिछने लगी है। बीजेपी की बात करें तो 2017 के चुनाव को लेकर के अगर बात करें तो वो भी चुनौती है, उस जीत की लय को बरकरार रखना है एक बार फिर, और अन्य दलों की किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां हैं। कुछ ऐसे ही सवालों के आज हम जवाब एक बड़े पैनल के साथ लेंगे, और सबसे पहले जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहेंगे जो अभी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ चंचल कुमार जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको जी हमारे साथ हैं। नावेद जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं बात करूं, मैं शहर की सरकार को लेकर के बात कर रहा हूं। जब हम शहर की सरकार को लेकर के बात करते हैं तो आम आदमी से जुड़े मुद्दे भी होते हैं, और ओम प्रकाश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे, आरिफ महमूद जी भी जुड़ेंगे जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी के साथ ओपी सिंह जी के पास आ रहा हूं। ओपी सिंह जी, अब बस किसी भी वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन तैयारियां अब आप लोग भी पहले से ही सब कील काटे सब दुरुस्त कर रहे हैं, पहले से तैयारियों में जुट गए हैं। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटा अपनी तैयारी में रहता है और हर चुनाव को वो एक चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। और यही कारण है कि 2014 से पिछले 9-10 वर्षों से लगातार कोई भी चुनाव हो, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, जिला पंचायत, नगर निकाय, विधान परिषद, उप सारे 1 दर्जन से अधिक उप चुनाव, सारे चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतते चली आ रही, पूर्ण बहुमत के साथ जीतती चली रही, और जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब सवाल उठता है नगर निकाय की, जब तक ये चुनाव होगा नहीं, मतगणना होगी नहीं, परिणाम आएगा नहीं, सारे जो पक्ष और विपक्ष के प्रवक्ता बैठेंगे वो दावा करेंगे कि हम इस बार हम जीतेंगे। तो करना भी चाहिए सबको उम्मीद के साथ। लेकिन नगर निगम का जो इतिहास रहा, 2012 में नगर निगम की 12 सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, और प्रयागराज और बरेली 2 ऐसे नगर निगम थे जिसमें निर्दल जीता, कोई दल नहीं जीता, निर्दल। और 2017 में 16 नगर निगमों में से 14 पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई, अलीगढ़ और मेरठ पर बसपा। इसका मतलब कि 12 से 17 की सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार। 12 से 17 में नगर निकायों का चुनाव, नगर निगम एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उसमें सपा, कांग्रेस, आप सब साथ, किसी का पत्ता खुला ही नहीं। चलिए, हर जगह आप विराजमान है, ठीक है, मैंने सब बातों की एक बात कह दी। लेकिन बड़ी बात है ओपी सिंह जी, आपने कहा कि आप लोग 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, तो फिर मेरा बस एक सटायर के तौर पर भी इसको समझ सकते हैं, फिर वर्किंग मोड में कब रहते हैं? 24 घंटा वर्किंग, ये तो अच्छा, चुनावी मोड का मतलब ये थोड़ी हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, यही मुझे पूछना है। पार्टी हमारे बूथ सुनिए, आलोचना उसका मतलब समझिए, बूथ स्तर से लेकर के मंडल से लेकर के प्रदेश तक आप देखते रहे होंगे, आप तो पुराने पत्रकार हैं, कि हमारे कार्यकर्ता हमेशा, चाहे वो सरकार की उपलब्धियां हो, चाहे जनसेवा के कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे जो भी हो, वो लगातार करते। वो नहीं है कि जब चुनाव आया 3 महीना पहले से बाहर निकले और बोले मेरी तो सब तैयारी हो गई और इस बार सब जीत मेरी ही है, और सारे नगर निगम और 762
नगर निकायों में 762 सीटें, इसमें अधिकांश हम जीतेंगे। तो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, उसके कार्यकर्ता काम करते हैं। वो ये चीज नहीं कि एसी से बाहर निकले 3 महीने जब चुनाव रह गया तो आए और कोई जो है खाट पर, कोई नाव पर, कोई कहीं का। चलिए, यानी कि सीधे सीधे आज मुझे एक डिबेट की लाइन भी मिल गई कि भाई आप लोग काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और इसीलिए जनता भी आपको मौका देती है। मैं चंचल जी के पास आ रहा हूं। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर के जब हम स्थानीय सरकार, शहर की सरकार को लेकर के बात करते हैं, बीजेपी ने अपनी बात कह दी कि वो तैयारियों में पहले से जुटी है और काम करती है, वर्किंग मोड में रहती है और अपने काम को लेकर के जनता के बीच जाती है। आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं, चंचल जी? सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी ओपी सिंह जी ने आज स्पष्ट कहा कि हम लोग चुनाव लड़ते रहते हैं, चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं, काम के मोड में नहीं रहती है लोग, केवल चुनाव लड़ना है। यही तो दिक्कत है ओपी सिंह जी। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और एक बड़ी पार्टी के, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अब बताते हैं, तो कम सुन लीजिए प्लीज। मैं कह रहा था कि आपने आज स्वीकार किया है स्पष्ट कि हम लोग चुनाव हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री का मैं देखता हूं कि चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो एन के पकड़ रैलियां होती रहती हैं और हमारे मुख्यमंत्री तो मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जनता की समस्याएं, जो जनता के मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, क्या उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हो? आज पूरी दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर हिंदुस्तान की आम जनता खरीद रही है। आज आप जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाया करते थे कि जो है बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बड़ा बड़ा नूरानी चेहरा लगता था फोटो पे, वो आज सारे के सारे, आज जब जनता देखती है ना पुराने पोस्टर को, पुरानी क्लिपिंग को ना, तो हंसती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोला करते थे, क्या क्या वादे करके आए थे। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा पूरे हिंदुस्तान में जितने पेट्रोल पंप थे, सारे पेट्रोल पंप पे एक बड़ी होर्डिंग लगी रहती थी, माँ के आंख में आंसू वाला, आपको याद होगा। और सोचिए, मेरा ख्याल अरबों खरबों रुपए केवल इस सरकार ने केवल चुनाव प्रचार में खर्च कर दिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी पिछले 1 महीने 2 महीने में 7-8 चक्कर लगा चुके हैं कर्नाटका का, तो केवल प्रचार मोड में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी अलग राज्य में जा रहे हैं। तो ये बात मैं उस पर नहीं आऊंगा। अभी सवाल ये है कि जिस तरीके से नगर निगम चुनाव जो चल रहा है, निकाय चुनाव जो स्टार्ट होने जा रहा है, सरकार फुल मेजोरिटी में होने के बावजूद भी, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी, इनकी कारस्तानी जनता समझ चुकी थी। जब पिछली बार जब ये आरक्षण लागू किया है, तो इसमें जिस तरीके से गोल घपला इन्होंने किया वो जनता पूरी जान गई और लोगों ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। तब माननीय कोर्ट ने जो है इनको बताया कि आपने गलत तरीके से आरक्षण लागू कर दिया है और पिछड़ों का हक खाने जा रहे थे आप। लेकिन जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में थू-थू हुई, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का इन्होंने दरवाजा खटखटाया, पहली चीज। और आज ये पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने आरक्षण को लेकर के हमने कमेटी बनाई, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम जो आरक्षण को लेकर के ये काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये, जितनी यूनिवर्सिटी है आज के समय में, अभी आपके 69,000 जो है शिक्षक भर्ती बैठे हैं बेचारे, 6800 लोग जो है ये हक खा गए पिछड़ों का उसके ऊपर। और मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इनके सरकार में डिप्टी सीएम साहब हैं जो हमारे वर्तमान में स्टूल मंत्री हैं, वो आप सोचिए जो स्टूल उनको मिला हुआ है ना, वो स्टूल भी अगर वो पिछड़ों के हक के बारे में बात अगर कर लेंगे, एक शब्द बोल देंगे, तो शायद उनका। चलिए, तमाम सारे सवाल है ओपी सिंह जी, आप सोच के रखिएगा इनके जवाब, मैं जवाब लूंगा। मैं जरा साथी जी के पास आ रहा हूँ। कोई ओबीसी कार्ड खेल रहा है, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा है, कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएगी और निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी? देखिए, चंचल भाई ने एक नारे की बात की कि अब की बार मोदी सरकार, तो चंचल भाई से मैं गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी को अब ये मोदी सरकार कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मोदी, अब पूरे देश को पता चल गया कि मोदी एक जाति है और किसी जात की सरकार नहीं होती है। और जिस जात की हम बात करते हैं उसको हमारे यहाँ तेली कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपको कहना ही है तो ये कहा करिए कि अब की बार तेली सरकार, पहली चीज। दूसरी चीज, इसलिए कि जात की सरकार गैर असंवैधानिक है। संविधान में जात के नाम पर आप वोट मांगते हैं, जो कि संविधान का सरासर उल्लंघन है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और लगातार आप जब आप ये कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तो आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। हमें अगर कहना ही है तो हमें कहना चाहिए कि नरेंद्र सरकार, भाजपा सरकार या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, उसी वही हाल योगी जी का। जब योगी सरकार आप कहते हैं, सुनिए आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा जी।
जी, योगी संदीप पर जी को अपनी कटाक्ष बात किया पूरी जाता कर है तो लेने कल को ये दीजिए। गाना गाना शुरू कर देंगे कि साधु संतों का अपमान हो गया, साधु संतों का अपमान हो गया। अरे भाई, जब आप योगी सरकार कर रहे हो तो योगी पर कोई कटाक्ष करेगा तो फिर संतों का अपमान कैसे? दूसरी चीज, अब आ जाते हैं तीसरी चीज ये ओबीसी का आरक्षण घटक जाना चाहते थे, निगल जाना चाहते थे, जैसे अजगर बकरी को निगल जाता है। लेकिन ये भूल गए कि ये देश लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र बहुत संघर्षों के बाद मिला है और यहाँ पर जागरूक और जिंदा कौमें भी रहती हैं। वो जिंदा कौमें एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और इनको जो है हाईकोर्ट सर्वसाधारण कहते हुए कहता है, जब ये कहते हैं कि हमें चुनाव जल्दी कराना है तो ये कहता है कि जाइए फिर बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव करा लीजिए, तब इनको शर्म लगती है। संदीप जी, आपके मुद्दे वही है जो लोकसभा चुनाव के लिए आप बात करते थे, जो विधानसभा, लेकिन यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर के हालात अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, मतदाता अलग हैं और आपने मुद्दे वही उठाए लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आपने एक भी बात नहीं की। ठीक है जी आलोक जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं उससे भी आ रहा हूँ। ये मुद्दा ओबीसी का जो ये आज गाना गा रहे हैं ना कि हमने आरक्षण दे दिया, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, आपने छीना था, हाई कोर्ट में को इंटरवीन करना पड़ा, उसके बाद आप उसको दे रहे हैं, उसमें नया आप क्या कर रहे हैं? ये गाना गा रहे हैं इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। आपके दर्शकों के माध्यम से आप ये आवाज बहुत दूर तक जाती है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि असल बात में ये चोरी कर रहे थे, चोरी करते हुए पकड़े गए, माल बरामद हुआ, वापसी हो रही है बस कोर्ट के माध्यम से। ये चोर लोग हैं, ये चोरी करते हैं तो पकड़े जाते हैं तो माल कोर्ट के माध्यम से बरामद होता है, जैसे आज मिल रहा है ओबीसी का आरक्षण। इसमें इनके कोई चलिए, लेकिन फिलहाल अब तस्वीर और हालात एकदम क्लियर आ चुके हैं, सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। मैं एक बार फिर जल्दी से ठीक है, मुझे और भी मेहमानों का वर्जन लेना है जी। आज हम दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, अच्छा है बुरा है। हमारे यहाँ चले जाइए शहर में सिविल हॉस्पिटल, कुत्ते बैठने को नहीं तैयार है, बगल में जाके बैठते सड़क पर, इतनी गंदगी। आप चले जाइए शहरों में पानी भर जाता है हमारे मुख्यमंत्री आवास के सामने और ये बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे। अभी हमारे ओपी सिंह जी ने बात की बहुत, मैं चुनावी मोड में तैयार रहता हूं तो तैयार। चलिए, अब आप सही ट्रैक पे आ गए, हमारे डिबेट के सही मुद्दे को लेकर के अब आप संदीप जी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों को उठाया और निकाय चुनाव से जुड़े वार्डों तक आप गए हैं। चलिए, अब आप सही ट्रैक पकड़ लें, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आरिफ महमूद जी आपके पास आऊंगा। पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। मैं अगर आरएलडी को लेकर के बात करूं, इस चुनाव में आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कहीं ना कहीं, अगर 2024 से पहले की अगर मैं बात करूं तो एक माहौल बनाने के लिए। देखिए आलोक जी, हाँ, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम पूरी तरीके से तैयारी में हैं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और हमारा समाजवादी से गठबंधन भी है और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं सुन रहा था, ये भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता जी थे, ये कह रहे हैं कि हम चुनाव हम लोग लड़ते रहते हैं। इनके पास चुनाव की तैयारी नहीं रहती है साहब। चुनाव सिर्फ इनकी तैयारी काहे में रहती है कि किस तरीके से हम बेईमानी करें। ये पूरी बेईमानी कराने का इनका एक खाका ये तैयार करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने जीता जागता सबूत आपने देखा होगा, दिल्ली का आप देख लीजिए, मेयर के चुनाव के लिए कितनी बेईमानी, कितनी भ्रष्टाचारी इन्होंने किया। और इसी तरीके से लोग, इसी तरीके से आपने देखा विधानसभा में भी, मेघालय में इनकी सरकार नहीं है साहब, सुन लीजिएगा, मैं मेघालय में इनकी 2 सीट आई है, 58 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है, मगर आज इनके लिए सारे लोग ये चिल्ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार। ये इसी जुगत में रहते हैं, इसी बेईमानी भ्रष्टाचारी में रहते हैं कि हम अपने नाम को कैसे आगे करें। अब रहा सवाल नगर निकाय के चुनाव की बात, आप ये बताइए, अभी बरसात पिछली बार आई, सारे विपक्ष चिल्लाता रह गया। आप लखनऊ में ही आप उठा करके देख लीजिए, कितने नाले भरे हुए थे, नालियां थी, मोहल्लों में, घरों में लोगों के पानी घुस गया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के जू तक नहीं रहेंगी। कोई भी आप इन एक भी वार्ड में ये चले जाएं और जाकर के भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि हाँ हमने 5 साल में इस वार्ड में हमने नाली साफ करवाया है, सड़क में मैंने गली बनवाई है, जहां पर पानी की दिक्कत हो रही थी मैंने पानी की व्यवस्था किया है, जल निगम के आज भी अच्छा, कोई आप किसी वार्ड में गए, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, किसी वार्ड में आप गए हो, वहां पर आपने स्थिति देखी, आप बताइए मुझे। अरे अंबरगंज वार्ड आप देख लीजिए, करीमगंज वार्ड आप देख लीजिए, कौन सा वार्ड ऐसा नहीं है, सादतगंज वार्ड आप देख लीजिए। आप चलिए, आप अपने रिपोर्टर को मेरे साथ आप भेज दीजिए, मैं दिखाऊं चल करके इनको वहां पर। आप जो ये जल निगम की जो पानी आते हैं जल संस्थान से पाइप में, आज भी उस पाइप की आप उठा करके सैंपल मंगा करके आप चेक कर लीजिए, उसमें भी गंदी नालियों के पानी मिले हुए आते हैं, लोग उसको नहीं पीते हैं। हर घरों में लोग अपने लिए पानी, पीने के पानी के लिए लोग अगर व्यवस्था न करें
तो उत्तर प्रदेश के अंदर महामारी फैल जाए। बिल्कुल, एक स्वच्छ पानी की, जिस स्वच्छ जल की बात की जा रही है उसकी परिकल्पना, उसमें किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अब नावेश शिको जी आपके पास आ रहा हूं। जब हम स्थानीय सरकार को लेकर के बात कर रहे हैं, छोटी सरकार भी कहा जाता है, लेकिन इस बीच ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आया। इस मुद्दे को लेकर के किस तरीके से मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब नोटिफिकेशन का इंतजार है। किसी भी पल एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर आ सकती है निकाय चुनाव से जुड़ी। लेकिन इस निकाय चुनाव में देरी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो किसको नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ, जरा मैं आपसे इस पे एक एनालिटिकल रिपोर्ट चाहूंगा। जरा देखिए, ये चुनाव स्थानीय मुद्दों के ऊपर होता है और प्रत्याशी की अपनी गुडविल के ऊपर होता है कि स्थानीय वो अपने क्षेत्र में कितना ज़्यादा जनता का काम करता है। ये दो लोकल चीज़ें हैं। लेकिन इस चुनाव का महत्व लोकसभा से कैसे कनेक्ट हो रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। लोकसभा एक बहुत बड़ा चुनाव होता है। देश की तस्वीर इससे सामने आती है, उससे देश की सरकार बनती है, केंद्र की सरकार बनती है। और ये निकाय चुनाव एक बहुत छोटा जो स्थानीय मुद्दों के ऊपर होता है। लेकिन इससे क्या असर होगा, एक तो ये कि देखना ये है, शहर में भाजपा का वर्चस्व है, भाजपा का हर तरफ वर्चस्व है, शहर में सबसे ज्यादा है और शहर से इसका कनेक्शन है। देखना ये है कि ट्रिपल जो एंटी इंकम्बेंसी है उसका असर होता है क्या नहीं, या फिर जनता भाजपा की निकाय में जो उनकी अपने जीत हुई थी, या विधानसभा में जो जीत होती रही, या लोकसभा में जो जीत होती रही, क्या ये संतुष्ट है जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी से, या अब एंटी इंकम्बेंसी का असर देखने को मिलेगा। एक चीज ये नजर आएगा कि भाजपा का वर्चस्व अभी बरकरार है या नहीं है। अभी विश्वास जनता का जुड़ा हुआ है। लोकल लेवल से बात में कह रहा हूं, लोकल लेवल से लेकर लोकसभा तक हर सीढ़ी पर भाजपा अपना जो है कुर्सी पर बैठी हुई है। जनता को रुख उसमें समझ में आएगा। दूसरी चीज ये कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में और उसने विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा विपक्षी दल, सबसे मजबूत विपक्षी दल के तौर पर वो साबित हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन एक मजबूती से लड़ा था। देखना यह है कि क्या वही उसका जनाधार बरकरार है, या फिर कांग्रेस और बसपा जो हाशिए पर थी विधानसभा में, क्या 2-4 स्टेप आगे बढ़ी है। यह भी देखना है कि आप जिस तरह एंट्री कर रहा है उत्तर प्रदेश में, कोशिश कर रहा है, कदम अपने कम से कम जमाने की कोशिश कर रहा है, क्या आप कहीं ना कहीं कोई सीट लाता है, तो विपक्ष की ताकत को यहां पर आजमाइश होगी। ये वो समय है जहां पर भाजपा से लड़ने के लिए विपक्षी दल अपनी अपनी ताकत का एक मुजाहिरा करेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, ताकि अगर गठबंधन बने तो सीटों को लेकर तमाम चीजें अब हर आदमी अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा मैं फिर कह रहा हूं कि निकाय चुनाव का लोकसभा से आधा मिनट मुझे दे दीजिए। निकाय चुनाव का लोकसभा से कनेक्शन इसलिए है क्योंकि यह चुनाव काफी इसलिए बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि इसका कनेक्शन हो गया आरक्षण से। आरक्षण उत्तर प्रदेश में एक बहुत ज्वलंत और उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा है। आरक्षण से पिछड़ों और दलितों का कहीं ना कहीं इमोशन जुड़े होते हैं। क्या आरक्षण मामले पर आज भी भाजपा के साथ दलितों का और पिछड़ों का रिश्ता है, या नाराजगी होके वो किधर जाते हैं? ये एक सैंपलिंग है, इसलिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एक ओबीसी जो मुद्दा रहा वो बहुत अहम रहा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आ रहा हूं। मैं ओपी सिंह जी, जरा आपके पास इस सवाल का जवाब लेकर के आ रहा हूं। जिस रिपोर्ट को लेकर के, जिस सर्वे को लेकर के जो सर्वे हुआ, मामला अदालत तक गया, 5 सदस्यीय एक टीम का गठन किया गया जिसने रिपोर्ट भी सौंपी आयोग ने, लेकिन उस रिपोर्ट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि 350 पेज की रिपोर्ट तो सौंपी है, लेकिन बड़ी जल्दी में यह सर्वे करा लिया गया। कैसे करा लिया गया, क्या आकलन था आपका? इस सवाल का मैं जवाब लूंगा ओपी सिंह जी आपके, लेकिन इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कुछ बोलने ले चलेंगे। रेशम के पौधे लगाने का काम, सहतूत लगाने का काम कर देगा। और अंडी में देखता हूं गांवों में जो खासतौर पर जहां पर घाटी वैली नुमा जैसी कोई चीज होती है, जहां से पानी का बहाव होता है, वहां पर अरंडी के पेड़ लगे रहते हैं। उसका कोई मूल्य हम नहीं समझ पाते, लेकिन रेशम उत्पादन में इनकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। आपने बाहर की प्रदर्शनी में अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप एक बार जरूर देखिए। अगर एक बार हमने रेशम के यानी सहतूत के ही पौध लगाए, और सहतूत के पौध लगाने के बाद 5 वर्ष तक उसकी देखभाल की खेती बाड़ी भी तो आप करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन किनारे 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 आपने शहतूत के पौधे भी लगा लिए, 5 वर्ष में बड़ा होगा, उसकी पत्तियों को निकाल करके आप रेशम के कीड़े उसमें अपने घर में एक अपना केंद्र स्थापित करके उसके माध्यम से आप ककून उपलब्ध करा सकते हैं और फिर उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर की उन संभावना को, एक तो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। पर एकड़ जो यहां मंत्री जी कह रहे थे 80,000 से लेकर के 1.25 लाख प्रति वर्ष अतिरिक्त आपकी आमदनी हो जाएगी पर एकड़, अगर आप मेहनत करेंगे तो। मेहनत करने पे क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये संभव है, हमें प्रयास करना होगा। पर एकड़ इतनी अतिरिक्त आमदनी आप ले सकते हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है 3,000 टन रेशम की, लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है मात्र 300-350 टन रेशम। यानी उत्तर प्रदेश ही इतना बड़ा मार्केट आपके लिए खड़ा है। और वाराणसी की रेशम की साड़ी, अभी मैं देख रहा था, मैंने पूछा वहां पे 2 लोगों से, मैंने कहा प्रदर्शनी लगी थी, मैं पूछ रहा था रेशम की साड़ी कितने की है। एक ने कहा कि 45,000 की और दूसरे ने कहा साहब 2.5 लाख की। आप सोच सकते कितना पैसा, और मार्केट में इसका दाम मिलता है, मार्केट में इसका दाम मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अपनी इसकी मार्केट है। और जो मंत्री जी कह रहे थे, हर हिंदू परिवार, हर भारतीय परिवार अपने घर के मांगलिक कार्यक्रम में, खासतौर पर बेटी की शादी जब करता है तो रेशम की साड़ी जरूर उस बेटी को पहना करके तब उसको विदा करता है। आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट आपके लिए खड़ा है। उस मार्केट के लिए रेशम उत्पादन करना, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का है, उस संकल्प के साथ जुड़ना है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके निर्देश पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अपनी योजना प्रारंभ की है, उस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके अपने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाना इस सरकार का लक्ष्य है। और उसके माध्यम से प्रदेश को समृद्धशाली बनाना, देश के अर्थव्यवस्था का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास करना, यह सरकार उसी दिशा में प्रयास कर रही है। क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप ही प्रदेश के अंदर हमें रेशम उत्पादन के उन क्षेत्रों को चिन्हित करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार ने इस दिशा में अच्छे प्रयास किए। अलग अलग जनपदों को इसके लिए चिन्हित किया, जो मैंने आपको बताया कि 9 क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में है। अगर क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप हम देखेंगे तो रेशम उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है नेपाल से सटी हुई तराई की भूमि। जैसे यहां बताया गया कि 60 टन केवल रेशम का उत्पादन गोरखपुर मंडल में होता है, और ये तो अभी एक सामान्य प्रथम स्टेज का है। यहां का किसान तय करेगा तो अकेले गोरखपुर मंडल में 600 टन उत्पन्न किया जा सकता है, 600 टन। और मैं यहां के किसानों का आह्वान करूंगा, वे अपनी सामर्थ्य को पहचाने और इससे होने वाली अपनी आमदनी के माध्यम से कई गुना आमदनी की दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। संयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के क्लस्टर पहले से उपलब्ध है। वाराणसी रेशम के लिए विश्वविख्यात है। आजमगढ़ में मुबारकपुर, यहां पर रेशम का बहुत अच्छा कार्य होता है। मऊ के अंदर होता है, गोरखपुर में होता है। हैंडलूम और पावर लूम के अनेक केंद्र गोरखपुर में है। बगल में खलिलाबाद और अंबेडकर नगर में है। मेरठ के अंदर आपके लखनऊ में है, मेरठ है। अलग अलग जगहों पर इसके क्लस्टर बने हुए हैं। यह आपके लिए मार्केट है, बाजार के लिए आपको कहीं दुनिया के अंदर नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, खलिलाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ, मेरठ और भी अन्य जगह आपके लिए मार्केट के लिए पहले से तैयार हैं। और भदोई में कारपेट का काम हो रहा है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। अलग अलग जगहों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं उस दृष्टि से, और इसका उत्पादन बढ़ा करके
हम दुनिया से आने वाले रेशम को, खासतौर पर चीन से आने वाले रेशम को रोक सकते हैं। इस दिशा में हमें प्रयास करना होगा, इसके लिए तकनीक को अपनाना पड़ेगा। इसमें नई चीजें क्या आ रही हैं, इनोवेशन क्या हो रहा है, नवाचार क्या है इस क्षेत्र में, इसको भी अपनाना पड़ेगा। तकनीक उत्पाद को बढ़ाने के साथ साथ उन क्षेत्र में आपको पारंगत करने में भी मदद करेगी, और इस दिशा में अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी आमदनी इसके लिए की जा सकती है। और संजोग से अभी लगभग 10 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ के लिए स्वीकृत किया है। हमने जमीन दे दी है, लगभग 1100-1200 एकड़ क्षेत्रफल में ये मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। ये आप सबके लिए एक नई चीज आने जा रही है, और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में आप लोग अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो इसका लाभ आपको सबको प्राप्त होगा। तो अभी आप गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। वापस आएंगे और अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करेंगे, और ब्रेक में जाने से पहले मैं तमाम सारे सवालों का जिक्र कर रहा था। निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ मुद्दे हैं और किस राजनीतिक दल की क्या कुछ तैयारियां हैं। और ब्रेक में जाने से पहले मैं ओपी सिंह से मैंने एक सवाल टीज किया था कि जिस ओबीसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के जो रिपोर्ट सौंपी गई, उस रिपोर्ट को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है विपक्ष की बहुत जल्दबाजी में रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट को लेकर के तो अब आप कैसे संतुष्ट करेंगे अभी विपक्ष को? जी ओपी सिंह जी। तो ये विपक्ष का जो ओबीसी प्रेम है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव जब आता तो इनका प्रेम उमड़ जाता है? एक पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में 4 बार उनकी सरकार थी, आपको पता है किस प्रकार से ओबीसी के सारे हक को छीन करके एक जात विशेष को दे दिया गया, और एक पार्टी को ओबीसी का प्रेम इतना है कि पूरी ओबीसी को गाली दे रहा है, और आपके डिबेट पे बैठ करके नारा भी लगा रहे हैं ओबीसी के खिलाफ। अब की बार तेली सरकार गारियाल भैया आपके नेता का चला गया, सुबस्ता चली गई लोकसभा से। आप उत्तर प्रदेश में आप नगर निकाय की चुनाव की बात कर रहे हैं आलोक जी, आपने कुछ ऐसे लोगों को बैठा दिया है कि जिसका काम है कि सजनी हम राजकुमार, हम भी राजकुमार है, हमको भी स्थान मिलना चाहिए। अरे भैया 20 साल में आपकी मोदी नहीं हुई, आपके खाते नहीं खुले, आप इसका मंथन नहीं कर रहे हो, आपका डिबेट हो रहा है नगर निकाय पर। मैंने सोचा कि सत्तारूढ़ पार्टी के हम प्रवक्ता है, हमारे सामने भी नगर की बातें रखी जाएगी। यहाँ तो वही बात ही होती है टेप रिकॉर्डर की तरह। तो विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत, उपचुनाव, नगर एक ही टेप रिकॉर्डर बजता है। देखिए उस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर जनता ने, मैंने एक बात, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण डिबेट शुरू हुआ लोग जी, मैंने कहा नंबर 1, 14 से लेकर अब तक पिछले 9-10 वर्षों में विपक्ष को जनता ने कहीं भी एक जगह स्थान दिया हो तो बताओ। दूसरा ओबीसी ने तो आपको वोट दिया। चलिए इसी मुद्दे पर भर करके आपको वोट दिया, अपनी बात मगर आप ओबीसी के साथ आप विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? एक एक करके समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। ओबीसी को तो आपने ला करके सड़क पर खड़ा कर दिया। ओबीसी का असली हितैषी कौन है? चलिए इस गठन में बात करूंगा। चंचल जी आप अपनी बात रखिए, जो लगातार आपको कुछ जवाब मिला कि नहीं? हाँ ठीक है, आपके पास आ रहा हूँ सर, आपने बता दिया, इतना लंबा चौड़ा आपने जवाब दे दिया ओबीसी को लेकर के कि आप हितैषी हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके चलिए। आप चंचल जी आप अपनी बात रखिए, आपको जवाब से सवाल का जवाब नहीं लेंगे। सुन तो ले लिया है ना आप, मुझे पता है, और भक्ति वाला चश्मा निकाल के रखेंगे तब कुछ जवाब दे पाएंगे। सुनिए मेरी बात को। डिबेट में आपको बड़े अच्छे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, कहां हताशा, निराशा और खिसियाहट में आज बोल रहे हैं। अरे आप भी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मगर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप सच बोलिए, सच का आप सामना कर लीजिए ना। ओबीसी ने आपको वोट दिया, पिछले 5-7 सालों 8 सालों से वोट दिया। ओपी सिंह जी आपने अपनी बात पूरी कर ली ना, अब इस चक्कर में प्रवक्ताओं को शांत कराने के चक्कर में ये नहीं पता लग पाएगा कि ओबीसी का असल हितैषी कौन है।
जी सवाल ये, चलिए एक एक करके बोलिए, ठीक है। अरे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। चंचल जी देखिए मुख्य विपक्षी दल है, अपनी बात रखने दीजिए। जमीन से वहाँ की ठीक है, चलिए ओपी जी आपने अपनी बात रखी, ठीक है। अब चंचल जी की बात तो सुनिए, जिस बात को लेकर के आपत्ति थी, जिस रिपोर्ट को विपक्ष सवाल उठा रहा था, मैंने आप जी ठीक है, चलिए अब अपनी बात रखिए चंचल जी। जी दिक्कत इनके यहाँ यही प्रॉब्लम है, लोग सुनते ठीक है, चलिए आप मुद्दे पे आइए। जी जी देखिए सवाल ये है, आप दे दिया नगर विकास मंत्री के जवाहर विश्वविद्यालय के जमीन से चोरी हुई सफाई मशीन मिली। अरे यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोग सुन लीजिए ओपी सिंह जी, नगर विकास की असलियत बता दी। अरे नगर विकास की असलियत तो शायद जानकारी आपको नहीं, गुजराती कंपनियां आगे काम कर रही हैं, आपको नीचे पता नहीं है। सुन लीजिए, फिर वही बात, फिर मैं घूम फिर के नैतिकता की बात करूंगा, सड़क की बात होनी चाहिए, बिजली की बात होनी चाहिए, पानी की बात होनी चाहिए, इसमें क्यों नहीं बात हो रही है? चलिए जी जी ठीक है ठीक है, हाँ नहीं सुनेंगे ओपी जी, जल्दी चंचल जी। सवाल ये है कि बोलिए चंचल जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बोलिए। लखनऊ जो है हमारा स्मार्ट शहर है, ये जगह जगह पट्टियां दिखती हम लोगों को, तो बड़ा हंसी आती है कि अभी इंदिरा नगर सेक्टर 8 चौराहा है, आलोक जी शायद आपने दिखाया होगा चैनल ने, पूरा बीचों बीच गड्ढा हो गया है। सेंट्रल एकेडमी वाली रोड है, बीचों बीच गड्ढा हो गया पूरा, मेरा ख्याल है कम से कम होगा 20 से 25-30 फीट का। भ्रष्टाचार का एक एक मैं बताऊं, आपने बताया कौन सा वार्ड की बात करें, चिन्हट के किसी वार्ड में चले जाइए आप, चाहे आप इस्माइलगंज किसी वार्ड में चले जाइए, कोई ऐसी रोड नहीं है जो भ्रष्टाचार का स्मारक न बना रही, मतलब दिखा न रही उनके नगर निगम को। आप समझिए, अब आपको बताता हूं, हर साल ये गड्ढा मुक्त करते हैं, लेकिन न जानिए गड्ढा मुक्त इनका बस कागजों में होता है। और इनके तो पिछले मंत्री जी है, जो मंत्री जी थे पीडब्ल्यूडी विभाग के, वो मंत्री भी चले गए बेचारे, लेकिन नए मंत्री आए, उनसे भी नहीं गड्ढा मुक्त युक्त हो पा रहा है। सारे के सारे गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, गड्ढा युक्त है। सुन लीजिए, दूसरी चीज बताता हूँ, आज के समय में सुन लीजिए, आज के समय में अगर आप बात करें तो नगर निगम है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, कोई भी अगर आदमी मकान बनाने जा रहा है, एक ही सदस्य, कोई भी अगर आदमी मकान बनाने जा रहा है, उससे जो है धन उगाही की जाती है, उससे वसूली की जाती है, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपका बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन लगाने की बात हो, मतलब आप कुछ भी जाओ, आप बगैर पैसे का कोई काम नहीं होने वाला है, पहली चीज। और मैं पूछना चाहता हूं ओपी सिंह जी, ये जो सत्ता का अहंकार है ये बड़ा अजीब होता है, मैं देख रहा हूं आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल आप ये कह रहे हो कि जनता ने जिताया, जनता ने जिताया। अरे भाई आप ये भूल जाते हो, इसी जनता ने आपको 2002 हराया, 2004 हराया, 2007 हराया, 2009 हराया, 2012 भी हराया आपको, लेकिन आप एक पता नहीं। ठीक है, चलिए इस हार जीत के बीच आरिफ जी जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए, बात जनता के हित की होनी चाहिए, ठीक है जल्दी से, चलिए रही बात पूरी करिए जल्दी से। रही बात आरक्षण की, और आज इनका ओबीसी प्रेम आपको बताता हूं, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, एक एक यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी उठा के देखिए, अभी इनको मालूम हो जाएगा, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर ये चुनाव पता चलेगा ओबीसी किसके साथ है और असल हितैषी कौन है। चलिए आरिफ जी आप जल्दी से आप अपनी बात रखिए, ठीक है, एक एक करके, समय बहुत कम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, मैं जिसको मौका दे रहा हूँ सवाल आपसे, हाँ ठीक है, चलिए ओपी जी आप सुनिए, तो विपक्ष को तो सुनिए, ठीक है जल्दी से, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब आप दे दीजिए, ठीक है, मगर सही जवाब दीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। चलिए आप अपना सवाल जल्दी से, ठीक है। निकाय चुनाव होने जा रहा है, आप लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को, आप ये जो जल संस्थान से जो पाइप लाइनें आती हैं उसमें स्वच्छ पानी आप पीने का दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? चलिए इस सवाल का जल्दी से, बस इसी सवाल का जवाब जल्दी से, कब तक देंगे? जी जी, किन किन इलाकों में समस्या है, आपने कौन कौन से इलाके नाम बताए जरा वो भी बताइए मुझे जल्दी से। आरिफ जी कौन कौन से इलाकों में जहां पर ये समस्या पेयजल की, जल्दी बताइए ताकि मुझे भी सवाल पूछने में आसानी रहेगी। हाँ, ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ चले आइए, आप नालियों का पानी वहाँ पे जनता के पाइपलाइनों में आ रहा है, आप कब स्वच्छ पानी आप इनको दे देंगे? चलिए एक सीधा सा सवाल पूछा जल्दी से, स्वच्छ पानी को लेकर के, स्वच्छ जल को लेकर के सवाल उठाया, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी जल्दी से। ओपी सिंह जी ठीक है, सरकार देश की आजादी के 75 साल बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर घर को स्वच्छ जल देंगे, नल से स्वच्छ जल देंगे। और अरे आप कहाँ दे रहे हो? आप तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा है आप ये बताइए कि आप 15 दिन 20 दिन में इसमें कोई सुधार लगाएंगे, लखनऊ वासियों को स्वच्छ पानी पीने का दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे? उत्तर प्रदेश और देश को स्वच्छ जल मिलता है। नहीं, मुझे आप इसका बताइए, लखनऊ वासियों को आप जल संस्थान में जो पाइपलाइन आ रही है उसमें स्वच्छ पानी आप जनता को पीने के लिए कब देंगे? अच्छा, नालियों का 2024 के पहले कब देंगे? आजादी के बाद की बात आप छोड़ दीजिए। चलिए अब ये बात तो निकल करके आ गई जल्दी से, जैसे कि अगर विपक्ष ने सवाल पूछा तो देखिए 2024
पहले स्वच्छ पानी की पहले परिकल्पना हर घर को की जा स्वच्छ सकती करो। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक बार कई संदीप जी चौबीस- आपके पास आ रहा हूँ। संदीप जी, पानी का मुद्दा उठाया। अच्छा चलिए, अपनी बात रखिए जल्दी, फिर मैं संदीप जी के पास आऊंगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अडानी का सवाल पूछा गया, अडानी जी के बारे में, तो लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा कि 6 अरे करोड़ लौट लोगों आइए, को, उत्तर प्रदेश अरे सुन तो कहाँ लीजिए, चले सवाल गए? सुनते नहीं, दिक्कत आप जवाब नहीं दे पाते, इसीलिए सवाल पहले सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा अरे 6 कोई करोड़ बात लोगों नहीं, को छोड़ दो यार, हर बोलो घर तो। नल योजना से हमने जोड़ दिया। चलिए, कल अगले दिन हमारे में पर सुनिए, तकलीफ अगले दिन दी गई। राज्यसभा में उन्होंने ये कहा 11 खिचड़ी करोड़ नहीं परिवारों चलेगी। को हमने कल हर अडानी घर के नल योजना जोड़ मामले दिया। पर ही तो निर्णय सवाल यह है कीजिए, कि एक अध्यक्ष दिन जी में को बुला इन्होंने लीजिए। 5 करोड़ का नहीं, झूठ इनके बोला, एक सवाल का 5 जवाब करोड़ दे परिवारों दीजिए। के झूठ बोला उन्होंने। तो सच्चाई क्या है? ये जो है, सच्चाई क्या है? जो है दिग्भ्रमित लोग हैं। इनकी कब अरे भ्रमित वहाँ पे कौन भ्रमित है, लेकिन असल तस्वीर को लेकर के कैसे सामने आएगी, बड़ी बात ये। चलिए ठीक है, संदीप जी, संदीप जी, आपको क्या लगता है कि इन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना कि किसके कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ? चलिए तो नारा लगा ही संदीप जी चुके को हैं। सुनेंगे जल्दी से, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आऊंगा। जल्दी संदीप जी अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, ओपी सिंह जी ने कहा कि जो है ओबीसी का मैंने अपमान किया, बिल्कुल नहीं। तेली भी मेरे भाई है, मोदी भी भाई है। मोदी सरनेम से ये कतई जाहिर नहीं होता है। ओबीसी भी होते हैं, मुस्लिम भी मोदी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, जैन भी होते हैं। मोदी सरनेम के बारे में जान लीजिए। और मैं एक बात कहूंगा, चले के चौबे छप्पे मन में टुकड़े बन के रह गए, वही हाल भाजपा का है। चले के हिंदू मन में ये नकली हिंदू ओबीसी बनकर रह गए और फर्जी ओबीसी। मोदी अपनी जात को ओबीसी मुख्यमंत्री बनने के बाद शामिल कराते हैं, फर्जी ओबीसी है। क्या बात करते हैं? और सुनिए, सारी बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर जवाब दे दीजिए। हम कहा आपने रोजगारी की बात नहीं करिएगा। अडानी से आपने लूट करवाई, उसका जवाब दे दीजिए। चलिए संदीप जी, आप जनमानस से जुड़े मुद्दों को उठाइए। देखिए आदित्य जी ने पानी की समस्या को पूछा, आप क्यों नहीं? आपने लखनऊ कितनी बार आई, आपकी पार्टी ने कितने वहां पर दौरे करे हैं, कितनी बार धरने पर बैठे हैं आप जन समस्याओं को लेकर के? सवाल ये, चलिए है ना, आप सबकी बात कर लीजिए, सारे जितने आप जनमानस से जुड़े मुद्दों को ले। चलिए सवालों जवाबों के सिलसिले को लेकर मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आऊंगा। नावेद जी, आप आ रहा हूं मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। नावेद जी, कुल मिलाकर के देखिए डिबेट जो हो रही है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर के गुमबिंदी हो रही है, लेकिन बड़ी बात है संदीप जी, अब सुनिए, आप वरिष्ठ पत्रकार को तो सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार को। संदीप जी, सवाल ये कि जब हम मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, जब निकाय चुनाव को लेकर के बिजली पानी जैसी ये सब मुख्य समस्याएं, लेकिन बड़ी बात है कई बार होता है कि नगर निगम जो होता है, नगर निगम के लोगों को जानकारी नहीं होती कितना छज्जा हुआ। मैं बहुत जमीन से जुड़ा एक सवाल कर रहा हूँ कि कितना छज्जा आगे निकलवाना है, पता चला बाद में जब बढ़ जाता है तो उसी नगर निगम के लोग आ जाते हैं, छज्जा तुड़वाते हैं। इसमें क्यों नहीं दल ने सवाल को नहीं पूछा? जी, वो कम से कम इस तरह की एक कल्चर से डरे हुए हैं, जो ईमानदार लोग हैं, लेकिन किसी लापरवाही के तहत उनका अगर छज्जा आगे है या उनका कहीं ना कहीं नक्शे में कोई एरर है तो उनको एक डर बना है। इसलिए पारदर्शिता जरूरी है, नियमावली को ऐसे लागू करें कि गलती से किसी का मकान ऐसा ना बन जाए। दूसरी सबसे अहम बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो आपकी स्थानीय समस्याओं की बात हो रही है, आपको याद होगा बरसात में इस शहर में जो राजधानी है, यहाँ के पॉश इलाकों की मैं बात करूंगा, बटलर पैलेस की बात करूंगा, वजीर हसन रोड की बात करूंगा, एक तस्वीर आप सबकी आंखों के सामने आ जाएगी। कमर तक पानी, अधिकारी लखनऊ के परेशान थे, खुद शर्मिंदा थे, पानी यहां यहां तक था और वो वायरल हुई थी पूरे भारत में। इस लखनऊ में, राजधानी में और यहाँ के पॉश इलाकों में जब बरसात होती है तो पूरा शहर डूब जाता है, ये सच है। दूसरी बात, जो एक राष्ट्रीय मुद्दा भी है और लोकल मुद्दा भी है, जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की समस्या हम दूर करेंगे। एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, एक प्लान ला रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे लोगों की जान भी जा रही है, खेतों में किसान परेशान है। इसका निस्तारण हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जनता उसका कम से कम वोट में पता चलेगा। अगर निस्तारण नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए ये भारी पड़ेगा। ये चीजें अगर सच में कहीं ना कहीं जनता, वोटर इस सब चीजों को ध्यान में रखेगी तो कहीं ना कहीं भाजपा का नुकसान हो सकता है। और अगर जाति और धर्म के ऊपर इलेक्शन होगा तो भी पता चल जाएगा कि जाति में कौन सी जाति किसके साथ में है। 5 मिनट है, 5 मेहमान है, एक मिनट में सबको पूछेंगे। और जिस पानी को लेकर के बात चल रही है, अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज भी नीचे चल रही है कि दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज और झमाझम बारिश भी शुरू हो गई। लगता है डिबेट ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चलिए चंचल जी, कुल मिलाकर के किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, क्या समस्या, आप अपनी बात रखिए। चलिए 5 मिनट, 5 मेहमान जी।
आप भ्रष्टाचार इतना चरम पे है। मैंने बताया कि एक डिपार्टमेंट में बात करें कि अभी चाहे आपको शहर में मकान बनाना हो, आपको बिजली की समस्या हो, चाहे आपको रोड की समस्या हो, चाहे नाले पानी की समस्या हो। पानी की तो बहुत मेजर समस्या है। आरिफ भाई ने बहुत बड़ी बात कही, कोई ऐसा लखनऊ में घर नहीं पाएंगे शुद्ध पानी पीता हो कोई भी। हर आदमी को आरओ का पानी मजबूर है पीने को। लोग पानी, अब सोचिए आम आदमी की इतनी बड़ी समस्या पानी को लेकर के। मैं दूसरी बात, अभी आपने छुट्टा साड़ को लेकर कहा, मैं 2-3 लाइन कह देता हूं। खेतों में सांड मर रहे किसान, सड़क पर सांड मर रहे नौजवान, हाईवे पर सांड टकरा रहे वाहन, बाजार में सांड मर रहे व्यापारी, स्कूल के बाहर सांड मर रहे मासूम बच्चे, घर के बाहर सांड मर रही महिलाएं, पार्क में सांड मर रहे बुजुर्ग। हे भगवान, ये भाजपा सरकार है, सांड की सरकार है? सवाल ये आज बहुत बड़ा चैलेंज है आज समय। चाहे किसान हो, चाहे वो गांव का बेचारा जो है हमारा छात्र है, नौजवान है। आज एक और बड़ी प्रॉब्लम है शिक्षा को लेकर के। नगर निगम जो स्कूल है ना, बस से बदतर हालात से गुजर रहे हैं और सरकार का उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। इनका बस ध्यान है कि किस तरीके से लोगों को जो है अनपढ़ गंवार बनाए रखा जाए। वो हमें केवल ये आपने इन पर मंथन करने की जरूरत। आरिफ जी एक सवाल आपका भी जी जल्दी से। हाँ। ओपी सिंह जी, मेरा एक सवाल आप बता दीजिए, बहुत ही सलीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओबीसी आरक्षण पर आपने सर्वे पहले क्यों नहीं कराया? और अगर सर्वे जब शुरू हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के माध्यम से सर्वे शुरू हुआ, तो आप मुझे ये बता दें कि ये सर्वे की जो टीम है वो 4 जिला मुझे आप बता दें कि ये कहाँ कहाँ गई है और जाकर के लोगों से घर घर जाकर के किसी से पूछा हो या टाउन एरिया में किसी से पूछा हो। आप ये बता दीजिए, 4 दिनों में मैं वो जिला घूम करके आऊंगा और फिर इसी चैनल पर मैं आकर के रिपोर्ट करूंगा आलोक जी को। ये आपका झूठ है, आप झूठ बोलते हैं, आप अधिकारियों से भी बेईमानी आप करवाते हैं जो जनता के पक्ष में नहीं होती है। आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बेईमानी ओपी सिंह जी, जल्दी से समय बहुत कम है। ओपी जी, बड़े संक्षेप में चाहूंगा आप इस सवाल के जवाब दें। अब जल्दी से, समय बहुत कम है, मेरे पास 2 मिनट का समय। ओपी जी देखिए, दिल्ली में तेज बारिश हो रही है, यहाँ पर हम बारिश को लेकर के चर्चा कर रहे हैं जी। पानी की समस्या, छुट्टा साड़ को समस्या, किसानों को लेकर के और ओबीसी आरक्षण को लेकर के, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। हाँ, चंचल जी सांड पर कत्ता पड़ रहे हैं और इनके नेता सारस पर कत्ता पड़ रहे हैं, तो पक्षी प्रेम इनका बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये जो चंचल जी सवाल उठा रहे हैं, इनसे पूछिए कि 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार थी, आपने प्रदेश में नगर निकायों के लिए क्या किया? मैं तो बता सकता हूँ कि आज नगरों में स्वच्छ जल देने की बात हो, पेयजल देने की बात हो, सड़कें हो, स्ट्रीट लाइट हो, सीवर लाइनें हो, चाहे जो है उनको रहने वाले लोगों को आवास की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, ये सारी सुविधाएं पार्टी की सरकार में आई। आप तो केवल जिन नदी के ऊपर आप राजनीति करते हो, उन नदी का बस से बदतर हालत है। चलिए, कानून व्यवस्था, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। संदीप जी, आप भी अपनी बात रखिए जल्दी से, मेरे पास समय बहुत कम है, 30 सेकंड में। संदीप जी, चलिए ओपी जी, संदीप जी से एक बार कमेंट ले लो बस। जी का भाषण आप सरकार कर दिया और वो भी आज भी इलाहाबाद कर रहा है। से खेलने वाले ये आज धरना दे रहा है, बिजली कर्मचारी दे रहा है धरना, और जो निगम कर्मचारी धरना दे रहे हैं, आंगनबाड़ी के कर्मचारी धरना दे रहे हैं। जब मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो जिन्होंने ट्यून किया होगा वो लोग क्या समझ रहे। चलिए, एक फाइनल कमेंट में वरिष्ठ पत्रकार से आज की डिबेट का जल्दी से सर। देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से है, क्योंकि ये देखना होगा कि वाकई दलित पिछड़ों के ऊपर ये मुद्दा काफी हुआ है कि कौन किसके साथ में ही जातिगत चुनाव यहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं असर दिखाता है। दूसरा, लोकल मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर गरीबी है, जहां पर महंगाई, वहां पर आदमी एक महंगा पानी कैसे खरीदेगा, कब तक खरीदेगा। बड़ा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के पास में, कम से कम भाजपा को इतना इंतजाम करना चाहिए कि साफ पानी दे ताकि गरीब आदमी महंगा पानी नहीं खरीदे। बिल्कुल, जो विश्वास जताया जनता ने उस पर खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आपका भी, चंचल जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, आरिफ महमूद जी आपका भी, नावेद चिको जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नगर निकाय के चुनाव को लेकर के कभी भी एक बिग ब्रेकिंग आ सकती है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो राजनीतिक दलों की शुरू हो चुकी है, लेकिन मूल समस्याएं जो हैं पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, सड़क को लेकर, उन पर कहीं ना कहीं फोकस करना होगा। नमस्कार।